Yes, I welcome you all to my chemistry YouTube channel केमिस्ट्री पाठशाला। केमिस्ट्री पाठशाला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बामर सीरीज से। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने लाइमन सीरीज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम शुरू कर लेते हैं बामर सीरीज। तो बामर सीरीज जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर हमें मिलती है। तो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इक्वल टू 3 या n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, 4, 5, ये सब क्या है? ये ऑल आर द नंबर ऑफ सेल और एनर्जी लेवल है या नंबर ऑफ सेल है। जब एनर्जी लेवल 3 से 4 से या 5 से 6 से 7 से या फिर इन्फिनिट से कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है? n इक्वल टू 2 के अंदर जंप करता है। तो जो वेव बनती है, जो वेवलेंथ हमें मिलती है, उनको हम उन वेवलेंथ की सीरीज को हम क्या बोलते हैं? बामर सीरीज में बोलते हैं। और एक पर्टिकुलर जब हमें वेव मिलती है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इक्वल टू 3 से, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सपोज n इक्वल टू 3 से, 1 मिनट, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इक्वल टू 3 से किसमें? n इक्वल टू 2 में। तो जब n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में जंप करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, लैम्डा होगी। अब उस वेवलेंथ को हम क्या बोलेंगे? बामर वेव। क्या बोलेंगे? बामर वेव। इसी टाइप से अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में आए तो भी एक वेवलेंथ जनरेट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? बामर वेव। इसी टाइप से n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 में आ जाए तो भी क्या मिलेगी हमें? बामर वेव। तो इन सब का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बामर सीरीज। क्या बोलते हैं हम? बामर सीरीज। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? फाइंड आउट करने का तरीका वही है जो अभी हमने सीखा था। अगर किसी भी n इक्वल टू 3 से या 4 से या 5 से अगर n इक्वल टू 2 में आता है तो उसके लिए हम लेमडा की वैल्यू किस टाइप से निकाल सकते हैं? तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास में सेम ही है। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर फॉर्मूला हमारे पास में 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे लॉन्गेस्ट वेव ये होगी जो n इक्वल टू 3 से, जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 के अंदर जंप करता है ना, तो ये जो सीरीज होगी, ये जो वेवलेंथ होगी ना, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, सबसे लंबी वेवलेंथ होगी। इसी टाइप से अगर n इक्वल टू इन्फिनिट से, इन्फिनिट ऑर्बिट से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 ऑर्बिट के अंदर आ जाए, सेकंड ऑर्बिट में आ जाए, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम बनेगी। आप लोग खुद निकाल सकते हैं, इसकी वेवलेंथ आप खुद निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको करना है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू इन्फिनिट ऑर्बिट से कहाँ आ रहा है? n इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि n इक्वल टू 2 में आ रहा है, इसका मतलब कौन सी सीरीज है? ये बामर सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये? बामर सीरीज है। और बामर सीरीज के लिए अगर हमें क्या निकालना है? लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या लगेंगे? 2, और यहाँ n1 की वैल्यू लगा देंगे 2, और n2 की वैल्यू क्या लगाएंगे? इन्फिनिट लगाएंगे, और इन्फिनिट लगा के हम क्या फाइंड कर लेंगे? लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, आप सभी लोग इसको कर सकते होंगे। इसी टाइप से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, लाइम का पढ़ लिया हमने, बामर का पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं पास्टन का। PASCHEN, पास्टन सीरीज। अब पास्टन सीरीज कब बनेगी? ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, और यहाँ पे और मैं बना देता हूँ, ये n इक्वल टू 4 है, ये n इक्वल टू 5 है, ये n इक्वल टू 6 है, और यहाँ पे बहुत सारी लाइंस बना दी मैंने, और यहाँ पे बना देता हूँ n इक्वल टू इन्फिनिट है। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट से, अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट से 3 में आ जाए, अगर इलेक्ट्रॉन 6 से इन्फिनिट में आ जाए, सॉरी 3 में आ जाए, अगर फिफ्थ से n इक्वल टू 3 में आ जाए, या फोर्थ से 3 में आ जाए, तो कौन सी सीरीज बनेगी? पास्टन सीरीज बनेगी। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया आपको। इसी टाइप से ब्रैकेट भी बनती है। तो ब्रैकेट कब बनेगी? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है n इक्वल टू 5 से, या n इक्वल टू 6 से, 7 से, या 8 से, या इन्फिनिट से, किसके अंदर, किसके अंदर एंटर करता है? n इक्वल टू 4 के अंदर एंटर करेगा, तो क्या बनेगी? कौन सी सीरीज बनेगी? ब्रैकेट, BRACKETT। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। इसी टाइप से एक और हम पढ़ लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है वैसे।
लेकिन इसका सिंपल इंट्रोडक्शन दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास में फंड, पी एफ यू एन डी, फंड। ये फंड सीरीज कब बनेगी? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करे 6 से 7 से 8 से या फिर इन्फिनिट से, किस में आ जाए? n इक्वल टू 5th के अंदर आ जाए। तो जो हमारे पास में स्पेक्ट्रम बनेगा वो कौन सा होगा? फंड फंड सीरीज बनेगी। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं लिमिटेशन। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन हम पढ़ लेते हैं, बोर मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशन। यस, वेलकम बैक बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। तो बोर मॉडल की कुछ लिमिटेशन भी थी, सारी अच्छाइयाँ ही नहीं थी इसमें, कुछ इसमें कुछ कमियां भी थी। इस वजह से बोर मॉडल जो है ना वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वैसे जो बोर मॉडल ने जो दिए ना कंसेप्ट, वो सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिए थे इन्होंने, लेकिन इसमें कुछ कुछ कमियां भी रह गई। तो कमियां क्या क्या रहेगी? सबसे पहला कमी है इसमें, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को लिखना है, मैं बोलूंगा यहाँ पे, आप सभी लोगों को इसको लिख लेना है नोटबुक के अंदर। तो सबसे पहले है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अगर ऐसा कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे एटम्स जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे एटम्स जिसमें क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसमें एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स होना, तो उसको एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल रहा बोर मॉडल ऑफ एटम। तो बोर मॉडल ऑफ एटम किसके लिए कामयाब है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। समझ में आया ये वर्ड? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बोर मॉडल बना है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब ऐसा एटम जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए बोर मॉडल है। जैसे हाइड्रोजन के लिए बोर मॉडल है, फिर हीलियम He+ के लिए बोर मॉडल है, Li++ के लिए बोर मॉडल है, बेरिलियम प्लस 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 इसके लिए बोर मॉडल है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही है। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। एटॉमिक नंबर 4 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, ये क्या है सारे? ये सारे क्या है? ये इनके एटॉमिक नंबर है। ये सारे मैंने क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। He+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मल्टी सेलुलर स्पीसीज को एक्सप्लेन करने में बोर मॉडल अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसकी अनएबिलिटी का, लिमिटेशन का, दैट बोर मॉडल इज अनएबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। ये जो है ना सेकंड पॉइंट इसका, अनएबल, अनएबल टू एक्सप्लेन, अनएबल टू एक्सप्लेन। किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोर साहब? ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो स्पेक्ट्रम जो लाइंस बनती है, मिलती है ना, इन लाइंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके आ जाए, इसके चारों तरफ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, या फिर इसके चारों तरफ हम क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जब अगर अब अगर हम इसमें लगा देते हैं, तो ये जो लाइंस है ना, ये जो हमने लाइंस मिलती है लाइमन में, बामन में, पासन में, ब्रैकेट में जो लाइंस मिलती है हमें, स्पेक्ट्रम की लाइंस मिलती है, वो और ज्यादा आगे जा क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है, बारीक बारीक लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाती है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोर, नील्स बोर इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या पॉइंट है मैं वापस बता देता हूँ। बोर मॉडल वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द splitting of spectrum lines when they kept in magnetic field as well as in electric field। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो ये जो स्पेक्ट्रम की लाइंस है वो और ज्यादा क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। और इस स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं जीमान इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? जीमान इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक, स्प्लिटिंग ऑफ spectrum lines in the magnetic field is called Zeeman effect, and splitting of spectrum lines in the electric field is called Stork effect। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टोर्क इफेक्ट। स्टोर्क इफेक्ट कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो स्प्लिट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इसको रखते हैं स्प्लिट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं थर्ड, इसकी अनएबिलिटी मतलब इसकी लिमिटेशन का।
बोर मॉडल वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जो बोर मॉडल है ना, इन्होंने क्या बताया कि जो एटम होता है वो सिर्फ 2D होता है, 2D होता है। जबकि आजकल के जो थ्योरी है ना, वो क्या सिद्ध कर रही है कि जो एटम होता है ना वो 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। ये बोर मॉडल एक्सप्लेन करने में अनेबल रहे। इन्होंने बोर मॉडल ने 3D मॉडल को एक्सप्लेन नहीं किया, एटम के 3D मॉडल को एक्सप्लेन नहीं किया, इस वजह से बोर मॉडल फेल हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है इसका, अनेबल टू एक्सप्लेन द डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। तो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे जो इनके शिष्य थे, इनके स्टूडेंट थे, किसके, नील्स बोर के स्टूडेंट थे। इन्होंने प्रूफ किया कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रोगली, साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रोगली। इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स चाहे वो छोटा पार्टिकल हो चाहे बड़ा पार्टिकल हो, उसकी 2 टाइप की नेचर होती है। कौन कौन सी? वेव नेचर होती है और वो पार्टिकल की तरफ भी बिहेव करता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ये डी ब्रोगली ने बताया, जबकि बोर मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा। बोर मॉडल वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द पार्टिकल इज वेव एंड पार्टिकल। तो ये 4 पॉइंट है जिसके ऊपर बोर मॉडल अनसक्सेसफुल था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत, आप लोगों ने देखा।